आज कुछ ऐसा करें कि कल आप खुद को उस काम के लिए जो है अपने आप को धन्यवाद दें। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, सदुपयोग मतलब होता क्या है? अपने टाइम को जो है सही काम के लिए यूटिलाइज़ करना। तो इस समय सबसे सही काम क्या है? आपके लिए जो है अध्ययन यानी कि स्टडी करना, ठीक है? तो अपना पूरा समय जो है आप फ़ोकस कीजिए स्टडी में और टारगेट बनाइए कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अगले एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो अपने आप से वादा कीजिए कि आप उसमें 100% जो है खरे उतरेंगे, यानी कि अपना पूरा टाइम अध्ययन में देंगे और एक सफल व्यक्ति बनेंगे। तो इसी के साथ आज देखिए 20 जनवरी है, ठीक है? तो 20 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आज की पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए हमारा जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम चैनल है, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर आप व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे जो है जो नंबर दिया गया है इस पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था मतलब जुड़ने का एक तरीका। और आज का जो पहला प्रश्न हमारा है ये है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको शॉर्ट में हम एनडीआरएफ कहते हैं, इसकी स्थापना दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो स्थापना दिवस है ये 19 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। देखिए जो एनडीआरएफ है इसको आपदा या संकट की स्थिति से मतलब क्या है? देखिए उड़ीसा या फिर जो अन्य राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे तूफान वगैरह आते रहते हैं, चक्रवाती तूफान या फिर जो है बाढ़ वगैरह आती रहती है, या फिर पूरे भारत में कहीं भी बिहार वगैरह में मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे क्या होता है आपने न्यूज़ में देखा होगा कि फलाने बाढ़ में जो है एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया गया है, 16 टीमें गई हैं वहाँ पे लोगों के बचाव और राहत कार्य के लिए। तो यही सारे काम करती है एनडीआरएफ, ठीक है? और देखिए एक खास बात और है, एनडीआरएफ को भारत में ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है वहाँ पर बचाव और राहत कार्य के लिए। तो ये रोल था एनडीआरएफ का यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और देखिए एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका है गृह मंत्रालय, यानी कि जो भारत का होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय है, इसके आदेश के अनुसार ही एनडीआरएफ को कहीं भी तैनात किया जाता है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेनिस अलीपोव को किस देश में रूस यानी कि रसिया का नया राजदूत बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत में रूस के नए राजदूत बनाए गए हैं डेनिस अलीपोव, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए आपको बता दूं जो आपके डेनिस अलीपोव हैं ये एक समर्पित भारत विशेषज्ञ माना जाता है इनको। और जो रूसी दूतावास है इसने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि जो आपके डेनिस अलीपोव हैं ये जल्द ही निकोलय कुदाशेव की जगह लेंगे इस पद पर। यानी कि शॉर्ट में हम एक लाइन में ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में रूस के नए राजदूत डेनिस अलीपोव बने हैं। इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है? निकोलय कुदाशेव का। और रूस यानी कि रसिया की बात करें तो इसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल यानी कि रूसी रूबल, और यहाँ की जनसंख्या है 144.1 मिलियन। और प्रधानमंत्री रूस के कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और आपको आज बताना है कि रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं, सबको पता होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं आज। अगला है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया? देखिए आप पता तो अभी हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं विक्रम देवदत्त। देखिए कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है और अब ये टाटा के अंतर्गत काम करेगी। तो इसको याद रखिएगा कि जो आपका टाटा ग्रुप है इसने मतलब एयर इंडिया खरीद लिया है। एयर इंडिया का अब निजीकरण हो गया है, अब ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी नहीं रही, तो एक निजी प्राइवेट कंपनी बन गई है एयर इंडिया, टाटा ने खरीद लिया है। और इसके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? विक्रम देवदत्त। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो देखिए फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2021 चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। यहाँ पे मेरे पास फीफा की पूरी लिस्ट है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और बाकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। देखिए फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल पुरुष खिलाड़ी जो है चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये जो है पोलैंड के निवासी हैं, ठीक है? और ये बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेलते हैं। याद रखिएगा फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2021 चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की।
और देखिए आपको बता दूं सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस, और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर चुने गए हैं सेनेगल्स के एडुआर्ड मेंडी। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का पुरस्कार इस साल क्रिस्टियन एंडलर को मिला है, ये चिली की निवासी हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच का पुरस्कार जर्मनी के थॉमस टुचेल को मिला है। और इंग्लैंड के एमा हेस को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच का पुरस्कार मिला है। फीफा फेयर प्ले का अवार्ड इस बार जीता है डेनमार्क की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और चिकित्सा कर्मचारी ने। और देखिए एक उत्कृष्ट करियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार दिया गया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों का पुरस्कार होता है। तो महिला के लिए जो एक उत्कृष्ट करियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार है, ये क्रिस्टीन सिंक्लेयर ने जीता है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुष श्रेणी में इस पुरस्कार को जीता है। तो ये थी पूरी लिस्ट फीफा के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी चुने गए हैं विभिन्न श्रेणियों में 2021 के, उनकी लिस्ट, ठीक है। तो 2021 का पूरा डाटा जो है एनालिसिस करके 2022 में ये डाटा पब्लिश किया गया है कि किसको कौन सी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है, नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके नारायण देवनाथ हैं, जो कि एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे, 97 साल की उम्र में निधन हो गया हाल ही में इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए आप बता दूं ये एक बंगाली कार्टूनिस्ट थे, मतलब ये वेस्ट बंगाल के निवासी थे, और ये बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोंते फोंते के सृजक नारायण देवनाथ का जो मतलब ये सृजक थे, ठीक है। तो कोलकाता के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा इनका जो कॉमिक किरदार था कौन कौन था, बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंदा और नोंते फोंते। अगला प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती का निधन हो गया। तो देखिए एक और बंगाली हस्ती का निधन हुआ, इनका नाम है सावली मित्रा, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। आइए थोड़ा सा हम सावली मित्रा के बारे में जान लेते हैं। देखिए सावली मित्रा ने जो है 1974 में ऋत्विक घटक की अवंत गार्डे फिल्म जिसका नाम है जुक्ति तक्को आर गप्पे में अभिनय किया था। और इन्होंने महाभारत का एक और रूपांतरण बेहद लोकप्रिय कथा जिसका नाम है अमृत समन, इसको लिखा था, निर्देशित किया था और उसमें अभिनय भी किया था। और जो आपकी सावली मित्रा है इनको 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री पुरस्कार और 2012 में बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सावली मित्रा के बारे में रखेगा, ये एक प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए यूरोपीय संघ की जो संसद है इसका अध्यक्ष बनाया गया है रोबर्टा मेट्सोला को। यहाँ पे रोबर्टा मेट्सोला की फोटो दिख रही है। तो रोबर्टा मेट्सोला बन गई हैं यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष। और इनके बारे में 3 पॉइंट याद रखना आपको। देखिए जो आपकी रोबर्टा मेट्सोला है ये माल्टा देश की निवासी हैं, और माल्टा देश की ये एक ईसाई डेमोक्रेट हैं। इनका जो चुनाव है ये निवर्तमान संसद अध्यक्ष जिनका नाम है डेविड ससोली, तो इनके सदमे की मौत के एक हफ्ते बाद हुई है। और आपको बता दूं ये इस पद पर निर्वाचित होने वाली केवल तीसरी महिला है, यानी कि अब तक जो है केवल 2 महिलाएं इस पद पर अपॉइंट हुई थी, ये तीसरी ऐसी महिला है जिनको इस पद के लिए चुना गया है। याद रखना है कि यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष बनाया गया है रोबर्टा मेट्सोला को। और देखिए जो आपका यूरोपीय संघ का संसद है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है, और इसकी स्थापना 10 सितंबर 1952 को हुई थी। 8वां प्रश्न की ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखिए भारत के जो उन्मुक्त चंद हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं, तो इनको जो है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने के लिए जो है चुना गया हाल ही में। 18 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में जो है ये इन्होंने पहला अपना मैच खेला, और ये पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए जिन्होंने इस लीग में खेला, ठीक है। देखिए इस टीम की कप्तानी, यानी कि जो आपका ये ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग चल रहा है, तो उसमें जो है इस टीम की कप्तानी जिसमें ये खेल रहे हैं उन्मुक्त चंद, तो उसकी कप्तानी ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरन फिंच जो है कर रहे हैं। याद रखना है कि उन्मुक्त चंद को जो है ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने के लिए चुना गया है, और ये इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला कि हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। तो देखिए जो अमेरिका है, आपने देखा होगा अमेरिका और चीन में बहुत सारे जो है विवाद होते रहते हैं,
तो अमेरिका ने सोचा कि चीन पर जो है, जो आपका दुर्लभ मृदा तत्व है, इस पर निर्भरता को हम कम कर दें। देखिए, ये जो विधेयक लाया गया है, तो इस विधेयक का उद्देश्य जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, इनकी आपूर्ति व्यवधानों के खतरे में अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है। देखिए, ये जो कानून है, इस कानून के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं, बहुत सारे दुर्लभ तत्व होते हैं, ठीक है। जैसे दुर्लभ तत्व हो गया आपका, जैसे रेडियम वेडियम हो गया, ठीक है। तो रेडियम हर जगह नहीं मिलता आपको। तो इस मतलब ऐसे जितने भी तत्व हैं जिनका यूज़ बहुत सारे मशीनरी में किया जाता है, या फिर बम बनाने में, या फिर मतलब जो भी हो परमाणु भट्टी में किया जाता है, तो ऐसे दुर्लभ तत्वों पर चीन की निर्भरता को अमेरिका कम करना चाहता है, इसलिए इसने जो है ये विधेयक लाया है, ठीक है, और एक कानून बनाया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा इन्फिनिटी ब्रिज किस देश या फिर किस स्थान पर स्थित है। देखिए, इन्फिनिटी ब्रिज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका दुबई में स्थित है, काफ़ी पॉपुलर है ये। देखिए, इस पर जो है अब तक यातायात की अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको यातायात के लिए पहली बार खोल दिया गया 16 जनवरी 2022 को। देखिए, अभी हाल ही में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोला गया है, इसीलिए चर्चा में आ गया है। और इसका जो डिज़ाइन है मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी शब्द जो होता है, जैसे कि आप ऐसे बनाते हैं इन्फिनिटी शब्द, ठीक है, मतलब ये एक मिनट, ऐसे आप इन्फिनिटी शब्द को बनाते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसी आकार का लगभग इसको देखिए यहाँ पे बनाया गया है। इसका डिज़ाइन इन्फिनिटी के लिए जो है गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है। ये दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों को का प्रतिनिधित्व करता है ये सिंबल। इसमें प्रत्येक दिशा में 6 लेन है, यानी कि 6 लेन की सड़क है, यानी कि ये आपका सड़क का बीचों बीच बोर्ड है, इधर 6 लेन है, इधर 6 लेन है, ठीक है, ये डिवाइडर है। और पैदल चलने वालों और साइकिल चलने वालों के लिए संयुक्त 3 मीटर का एक ट्रैक भी बना है। ये 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा ये ब्रिज आपका है, इन्फिनिटी ब्रिज। अगला प्रश्न है कि यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूर संचार कंपनी कौन बनी। तो देखिए, यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली जो पहली दूर संचार कंपनी है, ये जियो बन गई है। देखिए, जो आपका यूपीआई ऑटो पे है, ये है क्या चीज़। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी आपका बैलेंस समाप्त हो जाता है मोबाइल में और आपको दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपका ये मोबाइल में इंटरनेट पैक रहेगा नहीं, तो आप फ़ोन पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप का यूज़ नहीं कर पाएंगे बिना इंटरनेट के। तो ऐसी दिशा में आप कैसे अपने मोबाइल को फिर से रिचार्ज करेंगे। तो इससे बचने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, ऑटो पे वाला। आप एक रिमाइंडर डाल देंगे कि मतलब फला तारीख को हमारा रिचार्ज 28 तारीख को ख़त्म हो रहा है, और 28 तारीख को मेरा मोबाइल फिर से ऑटो पे हो जाए, मतलब फिर से रिचार्ज हो जाए अपने आप, ठीक है। तो यूपीआई ऑटो पे के साथ जियो के एकीकरण ने इसे जो है एनपीसीआई के दौरान लॉन्च की गई अनूठी ई जनादेश सुविधा के साथ लाइव होने वाला जो आपका दूर संचार उद्योग है, इसका पहला खिलाड़ी ये बना दिया है। देखिए, उपयोगकर्ता जो है अब यूपीआई ऑटो पे के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार टैरिफ योजनाओं के लिए ई जनादेश बना सकते हैं कि हमें अगले महीने में कौन से कितने रुपए का रिचार्ज करना है, उसके लिए पहले से उसमें सिस्टम में फीड कर सकते हैं, और उसको संशोधित भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं कि जब मेरा रिचार्ज ख़त्म होगा तो मेरा 399 का रिचार्ज हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि इसको हटाना तो हटा भी सकते हैं, इसको संशोधित करके 299 वाला भी कर सकते हैं। तो ये है आपका यूपीआई ऑटो पे। और यूपीआई ऑटो पे को शुरू करने वाला पहला दूर संचार कंपनी कौन बन गया है, रिलायंस जियो बन गया है, इसको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, आंसर बताइए। देखिए, कल एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया या फिर ये मिस यूनिवर्स क्या होता है। देखिए, ये चारों अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। देखिए, मिस इंडिया प्रतियोगिता तो भारत में ही होती है, और मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो है, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और जो आपका मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता होता है, ठीक है, तो मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता में जो कुंवारी महिलाएं होती हैं, ठीक है, 18+ वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बाकी इसके बारे में देखिए, इसके जो जितने भी विनर्स हैं मिस इंडिया के, मिस यूनिवर्स के, मिसेज वर्ल्ड का तो मैंने अभी बता ही दिया, मिस वर्ल्ड का भी मैंने पिछले साल बताया था दिसंबर में।
तो वो सारी चीज़ें मेरा जो एक PDF मैंने तैयार किया था 3500 करंट अफेयर वाला, ठीक है, जो वार्षिकांक 2021-22 के नाम से आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस 3500 करंट अफेयर वाले PDF को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़ डालिए। इससे आपका पूरा साल 2021 का जितना भी अवार्ड है ये सारा तैयार रहेगा और कंप्लीट स्टडी किए रहेंगे तो आप आगामी परीक्षा में सफल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं रेलवे के या फिर लेखपाल वगैरह के, बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच अपॉइंट किया है, बताइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हैं, बताइए। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। लेकिन हमने का पहला प्रश्न था कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है, तो देखिए ये बनी है सविता पुनिया। अगला था कि हाल ही में किस महान कथक नर्तक का निधन हो गया है, तो ये आपके पंडित बिरजू महाराज थे। और नेक्स्ट था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित किया, तो देखिए ये दिवस आपका 16 तारीख है, यानी कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल। अगला कि हाल ही में किस राज्य का जो कुंभलांगी है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया, तो कुंभलांगी गांव कहाँ प्रसिद्ध है, केरल में। ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। अगला है कि अडानी पावर लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है शेर सिंह बी ख्यालिया। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे फिर कल इसी समय कल के ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जय हिंद जय भारत।